ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं FM की 102.4 मेगाहर्ट्ज। प्रस्तुत है हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष, युग दृष्टा, कथाकार मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। भारतीय साहित्य के विशाल आकाश में मुंशी प्रेमचंद वो उज्जवल नक्षत्र हैं जिनकी लेखनी ने केवल कहानियां नहीं लिखी बल्कि समाज की धड़कनों को शब्द दिए। उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता, करुणा, त्याग और आत्मसम्मान की ऐसी अलग जगाई जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनका साहित्य हमें ये सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र, उसका व्यवहार और उसके मानवीय मूल्य हैं। उनकी रचनाएं समय की सीमाओं से परे जाकर हर पीढ़ी को जीवन की नई दृष्टि प्रदान करती है। 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद की जयंती के पावन अवसर पर उनकी कालजयी साहित्य साधना और समाज को दिए गए अमूल्य मानवीय मूल्यों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आकाशवाणी जमशेदपुर प्रस्तुत कर रहा है उनकी अत्यंत चर्चित और मार्मिक कहानी बड़े घर की बेटी का विशेष रेडियो नाट्य रूपांतरण। इसका रेडियो नाट्य रूपांतरण किया है राकेश रमण ने और प्रस्तुत करता है राजीव रंजन तिवारी। तो आइए शब्दों से सजी उस दुनिया में प्रवेश करें जहां रिश्तों की गरिमा, प्रेम की ऊष्मा और परिवार की आत्मीयता आज भी उतनी ही जीवंत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी पर आधारित रेडियो नाटक बड़े घर की बेटी। राम राम चाचा, क्या हाल है राम सुभग चाचा? ठीक है बेनी, क्या बात है, आज बड़ी सुबह सुबह मंदिर पहुंच गए। हाँ चाचा, लेकिन एक बात देख रहे हो चाचा, मंदिर की रौनक और सामने के तालाब की स्थिति दोनों की हालत खस्ता है। अरे बेटा, जब इस मंदिर की तामीर कराने वाले खानदान की ही हालत जर्जर है तब उनके कीर्ति स्तंभ भी खस्ता हाल ही होंगे ना। आप बेनी माधव काका के खानदान की बात कर रहे हो चाचा? हाँ चाचा, श्रीकंठ भैया से ज्यादा पढ़ा लिखा इस गांव में कौन है? BA की डिग्री के लिए तो उन्होंने अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लिया। हाँ, लेकिन छोटे भाई लाल बिहारी जैसा सजीला जवान भी इस गांव में कोई नहीं। बस अब यही संपत्ति है माधव काका की। आधी जमींदारी तो कोर्ट के चक्कर में गई। कहाँ कभी दरवाजे पर हाथी झूलता था, आज भैंस डोल रही है। सही कहे चाचा, एक बात तो है, ये भैंस दूध ज्यादा देती है। देखते नहीं लाल बिहारी को, दूध पी पी कर क्या शरीर तराशा है ऐसा सजीला जवान 10 गांव में भी कोई। पर एक बात जानते हो बेनी, पूरे इलाके में श्रीकंठ जैसा संस्कारी, परंपरावादी और सामाजिक प्रथाओं के प्रति समर्पित, अंग्रेजी पढ़ा और वो भी ग्रेजुएट, कोई नहीं। सही कहे चाचा। अच्छा, श्रीकंठ भैया इस सप्ताह आएंगे या नहीं? आप तो उनकी बैठकी के नियमित सदस्य हैं चाचा। हम लोगों को इस साल रामलीला की तैयारी के बारे में उनसे बात करनी थी। भैया है तो गौरीपुर में रामलीला है। हाँ हाँ, बात कर लेना श्रीकंठ से, आएगा वो। बेनी, श्रीकंठ की बातें अगर सब लोग अमल में लाए तो परिवार बच जाएगा, समाज सुधर जाएगा।
आज के लड़के स्त्रियों के कहे में रहते हैं। कुटुंब टूट रहा है, इसका इन्हें कोई गम नहीं। श्रीकंठ को देखो, कितने बड़े परिवार की लड़की ब्याह कर लाया है, पर परिवार का मेल जोल तनिक भी कम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन श्रीकंठ भैया को गांव की महिलाएं अपना दुश्मन समझती हैं। कहती हैं यह साप्ताहिक बौद्धिक ज्ञान देकर हमारे मर्दों को बहकाते हैं, उन्हें माँ बाप और कुटुंब का गुलाम बना देते हैं। चाचा, वो तो उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब श्रीकंठ भैया के घर घमासान हो। ऐसा कभी नहीं होगा। बेनी माधव भाई की बड़ी बहू आनंदी तालुकेदार भूप सिंह की बेटी है। बहुत प्रतिष्ठा है उस परिवार की। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी है। हाथी घोड़ा बग्घी क्या नहीं है। आनंदी बड़े परिवार की लड़की है और श्रीकंठ समझदार। छोटा भाई लाल बिहारी भी अपने भाई और भावच की बहुत इज्जत करता है। हाँ, ये बात तो है चाचा। कहाँ वहां का टीम टाम और कहाँ माधव काका का घर। माधव काका का घर एक गृहस्थ का घर ही तो है, वह शान शौकत कहाँ। आनंदी भाभी ने बड़ी जतन से इस माहौल में अपने को अनुकूल कर लिया है। हाँ, वो तो है। चलो भाई, बहुत लंबी बात हो गई, अब घर चला जाए। ठीक है चाचा, राम राम। राम राम। दोपहर का समय, बेनी माधव सिंह का घर। इस सन्नाटे में बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा लाल बिहारी 2 चिड़िया लिए हुए घर में प्रवेश करता है। भाभी, ओ भाभी। हाँ, ये 2 लाल सर का शिकार कर लाया हूं, जल्दी से पका दो, बड़ी भूख लग रही है। ये लो, खाना बनाकर इंतजार कर रही थी। अब ये क्या व्यंजन? ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लो, बना देती हूँ। ये क्या, दाल में घी ही नहीं? अरे दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? सारा घी मांस में पड़ गया। अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? हाँ, तो आज कुल पाव भर रहा होगा और वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। भावच की ये ढिठाई उसे बहुत बुरी लगी। मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गाली सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। हाथी मरा भी 9 लाख का। वहाँ इतना घी नौकर चाकर खा जाते थे। क्या जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं? आज वो होते तो मजा चखाते। जिसके गुमान पर फुली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। आनंदी गुस्से से कांपती हुई अपने कमरे में आ गई। उसके बल, साहस, मान और मर्यादा पर यह हमला था। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को ये घटना हुई। आनंदी 2 दिन कोप भवन में रही। शनिवार का दिन श्रीकंठ दरवाजे पर लोगों से बात करते रहे। भोजन के समय पंचायत उठी, एकांत हुआ। भैया, जरा आप भाभी को समझा दीजिएगा
कि मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। श्रीकंठ, बहु बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्द के मुंह लगे। वो बड़े घर की बेटी है तो क्या हम भी कोई भुनगे नहीं हैं? ओहो, आखिर बात क्या है? कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने तो हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो गुस्से से भरी बैठी थी। चित्त तो प्रसन्न है। हाँ, बहुत प्रसन्न है। पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। ओहो, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूं? ये मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का शऊर नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यूं ना करता। ओहो, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। अब परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? अच्छा। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी नौकर चाकर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ा फेंक मारी। हाथ से ना रोकती तो सर फट जाता। क्या? हाँ, उसी से पूछो। मैंने जो कहा है वो सत्य है या झूठ? ओह, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का ये साहस। आनंदी रोने लगी। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। सुबह अपने पिता के पास गए। दद्दा, अब इस घर से मेरा निबाह ना होगा। क्यों? इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातों के लिए जिस श्रीकंठ सिंह ने अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, आज स्वयं वही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। आज उन्हें लगा कि दूसरों को उपदेश देना कितना सहज है। क्यों? इसलिए कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ तो विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। मेरे और मेरी स्त्री पर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं, ये नहीं हो सकता। बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। इतना मैं जानता हूं दद्दा, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख भी नहीं हूं। आप तो स्वयं जानते हैं कि मेरे समझाने से इसी गांव के कई घर संभल गए, लेकिन स्त्री के प्रति ये पशुवत व्यवहार और घोर अन्याय असह्य है। लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। माफ कीजिए, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। ठाकुर साहब लड़की का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के कई सज्जन किसी बहाने से जमा होने लगे। आज उन्हें इस प्रतिष्ठित परिवार के विवाद में मजा लेने का अवसर मिल गया था। इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। बेटा श्रीकंठ, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं।
तुम्हारा जो भी जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित ग्रेजुएट श्रीकंठ पिता की अनुभवी बातें नहीं समझा। दद्दा, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। यदि आपको वो प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार अपने संभाल लूंगा। और यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वो फूट फूट कर रोने लगा। भैया इतनी निर्दयता की मूर्ति कैसे हो सकते? भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मुझे अकेले में 2-4 तमाचे जड़ देते, कड़ी बात कह देते। क्या मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं है? लेकिन वो मेरा सूरत ही नहीं देखना चाहते। लाल बिहारी घर आया, आंखें पूछी, कोठरी में जाकर कपड़े पहने और आनंदी के द्वार के पास आया। भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। इसलिए अब मैं चाहता हूं उन्हें फिर मुंह कभी ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ उसे क्षमा करना। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए। आनंदी को अब अपने आप पर पछतावा हो रहा था। वो स्वभाव से दयालु थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। भाभी, अब मैं जाता हूं। मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ क्षमा करना। आनंदी का रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। सुनिए, हाँ? लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहां से ये झगड़ा उठाया? ना, मैं ना बुलाऊंगा उसे। ना बुलाओगे तो पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा ना हो कहीं वो चल दे। हाँ? भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह ना दिखाऊंगा उन्हें। लाल बिहारी लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से बाहर निकली और लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। भाभी, मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देख सके। ना, मैं ना जाने दूंगी। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ भाभी, जाने दो। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब
तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। श्रीकंठ का भी हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। भैया भैया भैया, आप कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं साहर स्वीकार कर लूंगा भैया। लल्लू, चुप हो जाओ लल्लू, अब इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर कभी ऐसा अवसर नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह ने दोनों भाइयों को गले मिलते देखा तो बोल पड़े। हाँ, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये सुना उसी ने आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है। अभी आपने सुना हिंदी कथा साहित्य के अमर शिल्पी मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। प्रेमचंद की रचनाएं केवल साहित्य नहीं बल्कि भारतीय समाज का सजीव दस्तावेज हैं। उनके पात्र हमारे आसपास के ही लोग हैं। उनकी संवेदनाएं हमारे अपने जीवन का विस्तार हैं। समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन प्रेम, त्याग, क्षमा, आत्मीयता और पारिवारिक सौहार्द जैसे मानवीय मूल्य कभी पुराने नहीं पड़ते। यही कारण है कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी हमारे मन को छूता है, सोच को दिशा देता है और रिश्तों की गरिमा को नए अर्थ प्रदान करता है। इस रेडियो नाट्य रूपांतरण में आनंद की भूमिका निभाई तासिर शाहिद ने। इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। हाथ से ना रोकती तो सर फट जाता। क्या? हाँ, उसी से पूछो। मैंने जो कहा है वो सत्य है या झूठ? श्रीकंठ बने प्रभाष झा। इतना मैं जानता हूं दद्दा, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख भी नहीं हूं। आप तो स्वयं जानते हैं कि मेरे समझाने से इसी गांव के कई घर संभल गए, लेकिन स्त्री के प्रति ये पशुवत व्यवहार और घोर अन्याय असह्य है। लाल बिहारी की भूमिका निभाई सुरेंद्र टुडू ने। भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं चाहता हूं उन्हें फिर मुंह कभी ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ उसे क्षमा करना। बेनी माधव सिंह के रूप में थे संजीव मेहता। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। राम सुभग की भूमिका निभाई राजेश कुमार ने। बस अब यही संपत्ति है माधव काका की। आधी जमींदारी तो कोर्ट के चक्कर में गई। कहाँ कभी दरवाजे पर हाथी झूलता था, आज भैंस डोल रही है। राम बेनी बने राजीव रंजन तिवारी। चाचा, श्रीकंठ भैया से ज्यादा पढ़ा लिखा इस गांव में कौन है? बीए की डिग्री के लिए तो उन्होंने अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लिया। हाँ, लेकिन छोटे भाई लाल बिहारी जैसा सजीला जवान भी इस गांव में कोई नहीं। तथा नरेटर थी पूनम श्रीवास्तव। आनंदी गुस्से से कांपती हुई अपने कमरे में आ गई। उसके बल, साहस, मान और मर्यादा पर यह हमला था। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। कार्यक्रम के संयोजक थे राजेश कुमार राय।
मुंशी प्रेमचंद की इस कालजयी कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण किया राकेश रमण ने तथा इसके निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे राजीव रंजन तिवारी। इसी के साथ आज की ये विशेष प्रस्तुति यही संपन्न होती है। आइए प्रेमचंद के शब्दों से मिली संवेदनाओं, रिश्तों की ऊष्मा और मानवीय मूल्यों की इस अमूल्य विरासत को अपने जीवन में संजोए।